हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे। ये एटम का मॉडल पढ़ने से पहले हम रदरफोर्ड्स के मॉडल को रिजेक्ट करेंगे। सबसे पहले कि उसके अंदर क्या कमियां थी, किन चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, किस कारण से वो रिजेक्ट हो गया। तो सबसे पहले करेंगे रिजेक्शन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, और उसके बाद एक नया मॉडल पेश करेंगे जिसको बोलते हैं रदरफोर्ड्स बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। रिजेक्शन of Rutherford's model of atom. Rutherford's model of atom ये काफ़ी टिपिकल दिया हुआ बुक में, काफ़ी कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाएगा, आसान लगेगा, तभी आप इसको बार बार पढ़ेंगे। पहले सिंपल चीज़ें करते हैं। एक लर्निंग का एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है कि पहले आसान चीज़ें करें, और आसान चीज़ें करने के बाद कुछ और चीज़ें अगर आप चाहते हो तो वो बुक्स में से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पहली बार में टिपिकल लगेगा तो आप दूसरी बार पढ़ोगे ही नहीं, छोड़ दोगे उसको। तो किसी भी टॉपिक को टीचर का काम यही होता है, सिंप्लीफाई बना दे, सिंप्लीफाई कर दे, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट पैदा हो जाए और बच्चा उसको बार बार पढ़े। अच्छी तरह से मास्टरी होने के बाद कुछ और फैक्ट्स भी वो उसके लिए इकट्ठे कर सकता है। तो क्या कारण थे रदरफोर्ड का मॉडल क्यों रिजेक्ट हुआ? सबसे पहला कारण क्या था कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो, ये एटम स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या बताया था रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने ये बताया था कि बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, और इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द चक्कर काट रहे हैं, जस्ट लाइक द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जिस तरह से प्लैनेट्स जो है सन का चक्कर काटते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस का चक्कर काट रहे हैं, ये उसने बताया था। लेकिन बाद में ये पाया गया कि देर आर टू और मोर डिफरेंसेस प्लैनेट्स के बीच में और एटम के बीच में, दो या दो से ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। नंबर वन, पहला डिफरेंस क्या है कि प्लैनेट्स का साइज बहुत बड़ा होता है और हमारे एटम का साइज और इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है। प्लैनेट्स आर वेरी वेरी बिग इन साइज, वेयर एज द एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। तो जो रूल्स उनके ऊपर लागू होते हैं वो रूल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लागू नहीं होते, इनके ऊपर अलग रूल्स लागू होते हैं। पहला डिफरेंस तो वो है कि वो बहुत बड़े हैं, ये बहुत छोटे हैं, दीज आर माइक्रोस्कोपिक। दूसरा डिफरेंस ये है कि प्लैनेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि दे आर चार्ज, इनके ऊपर चार्ज होता है। न्यूक्लियस के ऊपर कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसे चार्ज होता है? नेगेटिव। तो जब एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी के इर्द गिर्द कोई दूसरी नेगेटिव चार्ज बॉडी चक्कर काटती है तो ये लगातार एक्सेलरेट होती रहती है। इसके अंदर हालांकि इसकी वेलोसिटी सेम है, लेकिन फिर भी क्योंकि इसका एंगल चेंज हो रहा है तो इट इज़ इन फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, लगातार एक्सेलरेटेड हो रही है। और जब भी बॉडी एक्सेलरेट होएगी तो इट कॉन्टिन्यूसली लूजेज एनर्जी, ये अपनी एनर्जी को लगातार लूज करती रहेगी और इट विल कम इनसाइड, अंदर की तरफ आती जाएगी धीरे धीरे। जब भी एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के इर्द चक्कर काटती है तो ये कॉन्टिन्यूसली लूज करती है एनर्जी, एंड इट विल चेंज इट्स पाथ एंड इट विल कम इनसाइड, अंदर आ जाएगी और द एटम विल कोलैप्स, एटम खत्म हो जाएगा। 10 की पावर 8 ऑफ द सेकेंड लगेगा इसको ख़त्म होने के लिए, ठीक है ना। 10 की पावर 8 सेकेंड में ये एटम ख़त्म हो जाएगा, 10 की पावर -8 सेकेंड में ये एटम ख़त्म हो जाएगा। तो वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। पहला कारण क्या था? नंबर 2, he could not explain the hydrogen spectra. He could not explain the hydrogen spectra, or he could not explain the discontinuous nature. He could not explain the discontinuous nature of hydrogen spectra. Discontinuous nature of हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का डिसकंटिन्यूस नेचर को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि अगर हमने अभी पढ़ा
कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेंगे तो वो कैसे करेंगे, थोड़ी थोड़ी लूज करेंगे, जंप मार के थोड़ी अंदर जा रहे हैं, ये थोड़ी थोड़ी एनर्जी लूज करके जा रहे हैं। तो इसका मतलब देखो इसके अंदर 5 एनर्जी भी है, इसके अंदर 4 एनर्जी भी है, इसके अंदर 3 एनर्जी भी है, इसके अंदर 3.5 भी है, इसके अंदर 3.7 भी है। इट कंटेन ऑल सोर्ट्स ऑफ एनर्जी। ये जब अंदर जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा ना। जब इलेक्ट्रॉन लगातार अंदर जा रहा है तो इट विल इमिट एनर्जी इमिट कर रहा है। और अगर आप उस एनर्जी से आप एक इमिशन स्पेक्ट्रा तैयार करें तो अपना इमिशन स्पेक्ट्रा कैसा आना चाहिए, कॉन्टिन्यूस आना चाहिए, क्योंकि ये सारी तरह की एनर्जी इमिट कर रहा है, ये जंप थोड़ी मार रहा है, ये तो स्लाइड की तरह इमिट कर रहा है, थोड़ी थोड़ी एनर्जी इमिट कर रहा है। तो इससे जो स्पेक्ट्रा आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। जबकि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा बना वो कैसा बना, डिसकॉन्टिन्यूस नेचर का बना। उसमें तो 5 बैंड थे, लाइमन, बैल्मर, पेस्टन, ब्रैकेट, फंड। उन 500 बैंड्स के बीच में खाली जगह थी, मतलब वो 500 बैंड कैसे थे, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा कैसा था, डिसकॉन्टिन्यूस। लेकिन इसके हिसाब से अगर अपन देखें तो स्पेक्ट्रा कैसा आना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। रदरफोर्ड से पूछा गया भाई ये क्या है, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा डिसकॉन्टिन्यूस क्यों आ रहा है, तो रदरफोर्ड इसका आंसर नहीं दे पाया। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द discontinuous nature of hydrogen spectra, so he rejected it. He could not explain the discontinuous nature of hydrogen spectra, so it was rejected. इसलिए ये रिजेक्ट हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सिंपल में मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिए, याद करने बड़े आसान रहेंगे आपके लिए। 2 कारण है रदरफोर्ड की रिजेक्शन के। नंबर 1 वो स्टेबिलिटी को नहीं बता पाया, नंबर 2 वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के डिसकॉन्टिन्यूस नेचर को नहीं बता पाया, ठीक है ना। क्योंकि उस टाइम तक तो वेव नेचर चला करता था, बाद में आया, बाद में ये पता लगा डिफरेंट रिसर्चेज के जरिए कि लाइट का नेचर कैसा होता है, ड्यूअल होता है, पार्टिकल एज वेल एज वेव। जब तक इसने मॉडल बनाया था तब तक तो यही अंदाज़ा था कि लाइट का नेचर कैसा होता है, वेव, ठीक है। तो दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड, रदरफोर्ड्स मॉडल वाज रिजेक्टेड। एक नया मॉडल आया, नील बोहर वाज वन ऑफ द साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था नील बोहर। 1913 में उसने एक नया मॉडल दिया, काफ़ी पॉपुलर रहा है ये मॉडल, हालांकि ये भी बाद में रिजेक्ट हो गया। इसको बोलते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। दिस मॉडल वाज गिवन बाय साइंटिस्ट नील बोहर, नील्स बोहर, NEIL, नील्स बोहर। कई बार पूछ लेते हैं कंपटीशन में, पूरा नाम पूछ लेते हैं, नील्स बोहर। इन 1913 में दिया ये मॉडल। क्या पोस्टुलेट थे। अब नील बोहर के पास एक एडवांटेज थी कि उस टाइम तक ये पता लग चुका था कि लाइट का नेचर कैसा होता है, ड्यूअल। तो वो जो अपना मॉडल देगा उसमें उसने 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, लाइट के ड्यूअल नेचर का उसने ध्यान रखना है। नंबर 2 दूसरा उसने ये ध्यान रखना है कि भी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरी बात उसने क्या ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन करना है। तो बोहर ने जो मॉडल बनाया वो इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया कि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है, उसका मॉडल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सके, उसका मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सके, ठीक है, और उसका मॉडल जो है अकॉर्डिंग टू ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर हो। ये 3 चीज़ें जो है फॉलो करे उसका मॉडल। ये बोहर इस आइडिया को लेके चला, तो उसके हिसाब से उसने एक मॉडल बनाया, उसको क्या बोलते हैं, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इसके कुछ तथ्य दिए इसने, पोस्टुलेट्स हैं। देयर आर सर्टेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। नंबर 1, इन द सेंटर इज प्रेजेंट न्यूक्लियस। एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। इन द सेंटर is present the nucleus। एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस पड़ा हुआ है एंड इट इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, एंड इट इज हैविंग वेरी वेरी हाई मास। वो पहले बताया जा चुका है, रदरफोर्ड ने भी बता दिया था, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मास होता है और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज भी इसी के अंदर होता है। नंबर 2, दूसरी बात उसने क्या बताई कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स revolves around the nucleus, revolves around the nucleus।
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं इन फिक्स पाथ्स। उसने ये नहीं बताया था कि फिक्स पाथ में चक्कर काटते हैं। रदरफोर्ड में और बोहर के मॉडल में ये डिफरेंस है कि बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिक्स कक्षाओं में चक्कर काटते हैं इन फिक्स पाथ्स, फिक्स्ड पाथ्स। इन फिक्स पाथ्स का उसने नाम दिया फिक्स्ड पाथ्स नेम्ड, उसने उनका नाम दिया ऑर्बिट्स। कंपटीशन में आ जाता हु नेम्ड द ऑर्बिट्स। सबसे पहले ऑर्बिट का कंसेप्ट किसने दिया? सबसे पहले ऑर्बिट का कंसेप्ट किसने दिया? बोहर ने। नेम्ड देम ऑर्बिट्स, ही नेम्ड देम एज ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन द फिक्स्ड पाथ्स नेम्ड एज ऑर्बिट्स। ठीक है, these are stationary, he told that these are stationary। उसने इनको स्टेशनरी बताया, he told them as stationary states। stationary states ये भी कंपटीशन में आ जाता है। what is meant by stationary state? who gave the term stationary state? stationary state की किसने बात बताई? स्टेशनरी का मतलब ऐसा लगता है कि रुका हुआ है, लेकिन रुका हुआ नहीं है। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? दीज आर रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में चक्कर काट रहे हैं और उसी ऑर्बिट में चक्कर काटते रहेंगे जब तक उसको कोई एनर्जी दी नहीं जाएगी या ली नहीं जाएगी। ये थर्ड पॉइंट है इसका। नंबर 3, एन इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू रिवॉल्व इन द सेम ऑर्बिट। एन इलेक्ट्रॉन will continue to revolve in the same orbit, continue to revolve in the same orbit, उसी ऑर्बिट में चक्कर काटता रहेगा, सेम ऑर्बिट, until fixed amount of energy is not given or not taken from it। जब तक उसको फिक्स मात्रा में एनर्जी दी नहीं जाएगी या उससे ली नहीं जाएगी। until fixed amount of energy, ये क्वांटाइजेशन, this was based upon the quantization of energy। एनर्जी की क्वांटाइजेशन के ऊपर है कि एनर्जी इज रिलीज इन पैकेट्स और बंडल्स। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी किसी भी अमाउंट में नहीं होती रिलीज होती, एनर्जी फिक्स अमाउंट में रिलीज होती है। मैक्स प्लैंक ने कहा था कि एनर्जी जो है, एनर्जी किसी भी वैल्यू में नहीं होती, एनर्जी फिक्स अमाउंट में होती है, बंडल्स के रूप में चलती है या पैकेट्स के रूप में चलती है। जस्ट लाइक ये सीडी है ना, बिल्कुल इसी तरह से ये स्लाइड है, ये स्लाइड के अंदर सभी तरह की एनर्जी है। छोटा कदम रखना चाहे तो छोटा रख सकता है, बड़ा कदम रखना चाहे तो बड़ा रख सकता है। जबकि सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के पास फिक्स अमाउंट की एनर्जी है। मान लो ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं तो एक यंग आदमी तो चढ़ जाएगा, लेकिन एक बूढ़ा आदमी नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी कैसी है, कम। या एक बच्चा है, उसके कदम छोटे हैं, उसके कदम ऊपर तक नहीं पहुँचेंगे तो वो भी नहीं चढ़ पाएगा। इतनी एनर्जी है तो ऊपर वाले लेवल पे पहुंच जाएगा, अगर उससे एनर्जी कम है तो ऊपर वाले लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। इसी तरह से बोहर ने कहा कि ये बीच में न्यूक्लियस है और इसके आसपास ये ऑर्बिट है। ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं। सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा है, सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़ा है, इसका एनर्जी है E1 और इसकी एनर्जी कितनी है E2। मान लो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी E2 माइनस E1 मात्रा में है तो आसानी से पहले ऑर्बिट से किस में चला जाएगा, दूसरे ऑर्बिट में। सपोज इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है E3 माइनस E1, 3 नंबर में जाने के लिए जितनी चाहिए E3 माइनस E1, तो वो किस में चला जाएगा, तीसरे ऑर्बिट में चला जाएगा। और सपोज उसके पास E2 माइनस E1 से कम एनर्जी है तो ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं घूमने लग जाएगा, वो वहीं घूमता रहेगा। इसका मतलब ये है एन इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू रिवॉल्व इन द सेम ऑर्बिट, उसी ऑर्बिट में चक्कर काटता रहेगा until fixed amount of energy is not given to it, until fixed amount of energy is not given to it। fixed amount of energy is not given to it। जब तक उसको फिक्स अमाउंट में एनर्जी नहीं दी जाएगी तब तक वो उसी में चक्कर काटता रहेगा। और वो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, दैट में भी
E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 हो सकती है, या E3 माइनस E1 हो सकती है, या E4 माइनस E1 हो सकती है। जिस भी लेवल में उसने जाना है उनके बीच के एनर्जी का डिफरेंस होना चाहिए। अगर उतनी एनर्जी होगी तभी वो जा पाएगा, अगर उतनी एनर्जी नहीं होगी तो वो अपने उसी कक्ष में या उसी ऑर्बिट में चक्कर काटता रहेगा। बोहर ने क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया कि क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में चक्कर काट रहा है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है कैसा है, फिक्स है। उसका एंगुलर मोमेंटम एक पर्टिकुलर वैल्यू है तो वो उस ऑर्बिट में चक्कर काटेगा। सपोज उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू चेंज होगी तो उसको अपना ऑर्बिट चेंज करना पड़ेगा। तो हर एक ऑर्बिट का अपना एंगुलर मोमेंटम होता है और वो एंगुलर मोमेंटम उस ऑर्बिट के लिए क्या होता है, फिक्स होता है, क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इसका एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, एम वी इज अ मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी क्या बोलते हैं इसको, मोमेंटम। और जब रेडियस से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया ये, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ। एक बॉडी है जो सर्कल में चक्कर काट रही है, उसके पास जो मोमेंटम होता है उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। दिस इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इसका फार्मूला क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई, वेर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या दर्शाता है इसमें कि कौन सा ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट है या दूसरा ऑर्बिट है या तीसरा ऑर्बिट है। h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको बताई थी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। h की वैल्यू आपको बताई थी प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। पाई इज आल्सो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये सारा कांस्टेंट है। तो फिर अपन क्या कहते हैं, एम वी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एम वी आर किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एन के, कि कौन सा ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। पहले ऑर्बिट में चक्कर काट रहा तो एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, कम। दूसरे में चक्कर काट रहा तो एम वी आर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ज़्यादा। ये बिल्कुल मैंने एक पर्सनल एग्जाम्पल इसके लिए बनाया हुआ है, बिल्कुल उस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक बार एक मम्मी अपने बच्चे को साइकिल चलाने के लिए रोड पे लेके आई। रोड पे आने के बाद मम्मी की जो सहेली मिल गई और वो दोनों बातें करने लगे। बच्चा साइकिल चला रहा है, नई नई सीखा है, मम्मी को डर लगा कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, बातें करनी भी ज़रूरी थी। तो मम्मी ने कहा बेटा ऐसा है, मेरे इर्द गिर्द ही साइकिल चलाओ। बच्चे ने मान लिया। बच्चा भी डर रहा था, नई नई साइकिल सीखी थी, मम्मी के इर्द गिर्द साइकिल चलाने लगा। 2-3 चक्कर काटे, 2-3 सर्कल उसने काटे। उसके बाद उसको लगा यार, कॉन्फिडेंस आने लगा। साइकिल चलाने के बाद मज़ा भी आता है और कॉन्फिडेंस भी आता है। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आने लगा उसने साइकिल की स्पीड बढ़ानी शुरू कर दी। तो मम्मी ये चीज़ देख रही थी, तो मम्मी ने उसको कहा बेटा स्पीड नहीं बढ़ानी, लेकिन वो काम मानने वाला था। तो उसको ये कहा गया कि अगर स्पीड बढ़ानी है तो आप अपना सर्कल बड़ा कर लो, स्पीड बढ़ानी है तो आप अपना सर्कल बड़ा कर लो। इसका मतलब ये है कि इस सर्कल में एक पर्टिकुलर स्पीड से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। इसका मतलब क्या है कि एक सर्कल का एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, हमेशा फिक्स होता है। तो बोहर ने भी यही बात बताई कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा है, फिक्स है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, फिक्स है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। एक सर्कल में इलेक्ट्रॉन जो स्पीड से चक्कर काट रहा है वो स्पीड उसकी फिक्स हो सकती है। अगर उसके पास उससे ज़्यादा एनर्जी आएगी, उससे ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी, तो उसको उसका अपना सर्कल या ऑर्बिट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और वो कोई भी ऑर्बिट में नहीं जा सकता, कोई भी ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। कुछ फिक्स वैल्यूज ही हैं ऑर्बिट की, वही पॉसिबल है। उस उतनी एनर्जी है तो ही वो ऑर्बिट को शिफ्ट कर सकता है, नहीं तो अपने उसी ऑर्बिट में चक्कर काटता रहेगा। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो 3 पोस्टुलेट्स हैं। इन द सेंटर इज प्रेजेंट द न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिवली चार्ज। बीच में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है जिसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हैं फिक्स कक्षा में, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट्स। और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में ही चक्कर काटता रहेगा जब तक उसको फिक्स मात्रा में एनर्जी दी नहीं जाएगी। अपनी मर्जी से वो एनर्जी, कोई भी मात्रा में एनर्जी लेके ऑर्बिट को चेंज नहीं कर सकता। इन ऑर्बिट्स के उसने नाम भी लिखे हैं, KLMN ऑर्बिट्स के नाम बताए बोहर ने, KLMN। अगर पहले ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है तो K नाम है, दूसरे में चक्कर काट रहा है तो L, तीसरे में काट रहा है तो M, चौथे में काट रहा है तो N। तो इसका एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, क्वांटाइज्ड।
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर शेल इज ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, फिक्स होता है। ठीक है, बोहर ने और भी एक दो फार्मूले दिए हैं, एक फार्मूला बता देता हूँ आपको मैं, फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है तो उसकी अपन एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए बोहर ने एक फार्मूला दिया है। वी कैन कैलकुलेट द रेडियस, रेडियस का भी फार्मूला है, वेलोसिटी का भी फार्मूला है कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। लेकिन ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप बुक में से कर सकते हैं, सिलेबस में एनसीईआरटी में तो ये एनर्जी का फार्मूला देखा है बस। तो ई एन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन शेल इक्वल टू माइनस ई एन इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर ME4 2 पाई स्क्वायर ME4 अपॉन n स्क्वायर h एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी, दिस फार्मूला वाज गिवन बाय बोहर, ये बोहर ने दिया फार्मूला। इस फार्मूले की हेल्प से हम किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। एन मीन्स नंबर ऑफ ऑर्बिट, के है, के एल है, के एम है, पहला ऑर्बिट है, कि दूसरा ऑर्बिट है, कि तीसरा ऑर्बिट है, इक्वल टू माइनस 2 पाई स्क्वायर ME4 और n स्क्वायर h स्क्वायर। याद करना है इसको, 2 पाई स्क्वायर ME4, m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, m is the mass of the electron, E is the charge of the electron, E charge है इलेक्ट्रॉन का, h is the Planck's constant, and this n is the number of orbit, कौन सा ऑर्बिट है, ठीक है ना। तो अगर अपन n की एवरीथिंग इज कांस्टेंट, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, देखो पाई भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं। तो अगर अपन n की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें तो अपन एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो फर्स्ट ऑर्बिट के केस में ये आती है E1, पहले ऑर्बिट के अगर n की वैल्यू 1 पुट कर दें तो ये कितनी आती है, माइनस 1312 किलोजूल पर मोल ये आती है। हाई बोहर ने ये भी बताया कि अगर हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए कैलकुलेट करनी है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, तो कोई और जैसे हीलियम के लिए कैलकुलेट करनी है तो इंटू Z स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसको Z स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए भी एनर्जी निकाल सकता है। जैसे He+1 के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन होएगा, 1 हाइड्रोजन लाइक बन गया। इसी तरह से लिथियम Li2+, ये भी हाइड्रोजन लाइक आयन बन गया, इसके अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन रह गया, तो इनकी एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Z इज द एटॉमिक नंबर, हीलियम के केस में क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हीलियम लाइक आयन, हाइड्रोजन लाइक आयन, हीलियम आयन का फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी दे देगा ये। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी भी निकाल सकते हैं, सेकंड की भी निकाल सकते हैं, थर्ड की भी, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं हम। वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट। En मान लो 1 है यहाँ पे, तो n स्क्वायर क्या कर दिया, 1 का स्क्वायर कर दिया, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1312 किलोजूल पर मोल। मान लो सेकंड ऑर्बिट में पड़ा है तो यहाँ 2 कर देंगे, n की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, इस एनर्जी को 4 से डिवाइड कर देंगे तो एनर्जी किसकी आ जाएगी, सेकेंड ऑर्बिट की आ जाएगी 10। इस तरह से हम सभी ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी ऑर्बिट। अब इसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि वाई दिस एनर्जी इज नेगेटिव, ये एनर्जी नेगेटिव क्यों है, ये एनर्जी की वैल्यू माइनस में क्यों है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी में क्वेश्चन आ जाता है, वाई द वैल्यू ऑफ एनर्जी कैलकुलेटेड बाय बोहर इज नेगेटिव। तो इसका आंसर ये, इसको समझो ध्यान से कि दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। सपोज इलेक्ट्रॉन लाइज क्वाइट फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, बहुत ज़्यादा दूर पड़ा है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस।
जब बहुत दूर है तो नाइदर अट्रैक्शन नो रिपल्शन, ना तो अट्रैक्शन है उनके बीच में, ना ही उनके बीच में रिपल्शन है। जब अट्रैक्शन भी नहीं है, रिपल्शन भी नहीं है, तो एनर्जी की वैल्यू कैसी होएगी? जीरो। हमने इसको पास लाना शुरू कर दिया। सपोज दिस इलेक्ट्रॉन अप्रोचेज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास आना शुरू हो गया, धीरे धीरे अट्रैक्शन स्टार्ट होगी। जब किसी बॉडी में अट्रैक्शन होती है ना, तो उसकी एनर्जी कैसी हो जाती है? नेगेटिव, एनर्जी बाहर निकल जाती है। अट्रैक्शन के कारण सिस्टम स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी आती है। स्टेबिलिटी आने के कारण एनर्जी बाहर निकलेगी, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। तो इट लूजेज एनर्जी एज इट कम्स इनसाइड। जैसे जैसे अंदर आता है अट्रैक्शन बढ़ती जाती है और इसकी एनर्जी क्या होती जाती है? बाहर निकलती जाती है अट्रैक्शन के कारण। और शुरू में एनर्जी कैसी थी? जीरो। बाद में एनर्जी कम होती चलेगी, बाहर निकलती चलेगी, तो अल्टीमेटली एनर्जी कैसी होगी? नेगेटिव। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं पहले शेल में, पहले ऑर्बिट में या दूसरे ऑर्बिट में या तीसरे ऑर्बिट में, उनकी एनर्जी हमेशा कैसी आती है? नेगेटिव। थ्योरी में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ऑर्बिट का कंसेप्ट किसने दिया? बोहर ने। KLMN किसने बताए? बोहर ने। ये कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो दिस इज अबाउट द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। एक बार दोबारा से आपको बताता हूँ मैं। सेंटर के अंदर न्यूक्लियस पड़ा है, पॉजिटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज हैं, जो कि बाहर चक्कर काट रहे हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स में, डिफरेंट फिक्स्ड पाथ्स में चक्कर काट रहे हैं। उनको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। हर एक ऑर्बिट की एनर्जी की वैल्यू कैसी है? फिक्स्ड या क्वांटाइज्ड, वो चेंज नहीं होती। और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में चक्कर काटता रहेगा जब तक उसको फिक्स मात्रा में एनर्जी नहीं दी जाएगी, और थोड़ी बहुत एनर्जी लेके वो अपना ऑर्बिट चेंज नहीं करेगा। जब वो एनर्जी इतनी होगी कि वो पहले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा पाए, तभी वो अपना ऑर्बिट चेंज करेगा, नहीं तो वो पहले ही ऑर्बिट में चक्कर काटता रहेगा। ठीक है। और एक ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैसी होती है? क्वांटाइज्ड। ये फार्मूले आपने सारे याद करने हैं। mvr=nh/2π। जो ऑर्बिट है उनके नाम भी बताए उसने, KLMN। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला बताया उसने, En=-2π² me4 और n²h²। हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए इसको z² से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेयर z इज अ एटॉमिक नंबर। तो ये बोहर का मॉडल है। क्या कारण रहे कि बोहर का मॉडल सफल हुआ, बहुत लंबे समय तक सक्सेसफुल रहा? तो रीजंस फॉर सक्सेस ऑफ बोहर मॉडल, 2-3 रीजन है कि बोहर का मॉडल लंबे समय तक चलता रहा, क्या कारण थे उसकी सफलता के। ठीक है। रीजंस फॉर द सक्सेस ऑफ बोहर्स मॉडल। Reasons for the successes of Bohr's model. Reasons for the success of Bohr's model. बोहर की मॉडल का सफलता का क्या कारण था? क्यों सफल रहा इतने लंबे समय तक बोहर का मॉडल? ठीक है। नंबर 1, 2-3 कारण है, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट रीजन है, दिस वॉज इन अकॉर्डेंस विद द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के हिसाब से है। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बताया उसने, क्वांटाइज बताया उसने, क्वांटाइज स्टेट्स के बारे में बताया। तो पहला रीजन हम इसका लिखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के हिसाब से, तो नहीं है ये। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के हिसाब से नहीं, रिजेक्शन में आएगा ये इसके रीजन। फर्स्ट रीजन है, ही इजीली एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। दिस मॉडल एक्सप्लेन्ड द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के हिसाब से नहीं है ये, तो इसकी रिजेक्शन का कारण बनेगा। दिस मॉडल एक्सप्लेन्ड द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। जैसे रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसके हिसाब से, तो धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, और वो धीरे धीरे किस में चला जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। जबकि बोहर ने क्या कहा कि किसी भी मात्रा में एनर्जी लूज नहीं कर सकता, ना किसी मात्रा में गेन कर सकता। जब इतनी एनर्जी होएगी कि 2 लेवल्स के बीच के एनर्जी का डिफरेंस होएगा, तभी वो लूज कर सकता है या गेन कर सकता है। तो इसके हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है उसी में चक्कर काटता रहेगा, वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। और एनर्जी लूज नहीं करेगा
वो कहता है कि एनर्जी किसी भी मात्रा में लूज नहीं की जा सकती, एनर्जी कैन बी गेन्ड और लॉस्ट इन सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट्स। ठीक है, तो दिस कुड इजीली एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, इससे स्टेबिलिटी अच्छी तरह से एक्सप्लेन होती है। नंबर 2, ही easily explained the discontinuous nature of hydrogen spectra. He easily explained the discontinuous nature of hydrogen spectra. Discontinuous nature of hydrogen spectra, उसने आसानी से एक्सप्लेन कर दिया नेचर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। उसने ये बात आसानी से एक्सप्लेन कर दी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का नेचर डिसकंटिन्यूस होता है। देखो, जब हमने हाइड्रोजन गैस को ले लिया एक वेसल के अंदर, हाइड्रोजन गैस टेकन इज इन ए वेसल एंड इट इज हीटेड बाय पासिंग द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करके इसको गर्म किया गया एंड एटम गोज इन द एक्साइटेड स्टेट। वो एटम के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए? एक्साइटेड स्टेट में चले गए। The electrons goes in the excited state by gaining the energy, ठीक है, and when they came back, वापिस आए, they came back by losing the energy, एक लेवल से दूसरे लेवल पे जंप किया उन्होंने। तो बोहर ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जो फ्रीक्वेंसी निकली, लाइट की फ्रीक्वेंसी निकली, अलग अलग फ्रीक्वेंसी बाहर आई हैं, अलग अलग वेवलेंथ्स बाहर आई हैं, वो बोहर ने इसका फार्मूला बताया कैलकुलेट करने का। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सी लैम्डा HC अपॉन लैम्डा। E2 E इज इक्वल टू एच न्यू आएगा इसमें, एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। E2 माइनस E1 is equal to h nu. E2 minus E1 is equal to h nu. Nu, what is nu? Nu is C over lambda. E2 minus E1 is equal to hc over lambda. ठीक है, तो हमने वेवलेंथ निकालनी है कि जैसे इलेक्ट्रॉन ने जंप किया फिफ्थ शेल से फर्स्ट ऑर्बिट में या सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, मैं सेकंड से फर्स्ट में लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में, तो कितनी वेवलेंथ लाइट की निकली। ठीक है ना, तो हमें पता है कितने 5 बैंड मिले थे, लाइमन, बैल्मर, पैस्टन, ब्रैकेट, फंड। लाइमन बैंड किस जोन में आता है? यूवी में। बाल्मर बैंड किस जोन में आता है? विजिबल में। और बाकी 3 पैस्टन, ब्रैकेट एंड फंड किस में आते हैं? इंफ्रारेड जोन में आते हैं। तो सभी बैंड्स की वेवलेंथ अलग अलग है, सभी बैंड्स की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ठीक है ना, तो वो बोहर ने बड़े बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को। E2 से E1 में इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, दिस इज E1 ग्राउंड स्टेट, E1, E2, E3, E4, E5, E6। सपोज E2 से E1 में जंप किया तो कौन सा बैंड होएगा? जब E1 में जंप करता है तो कौन सा बैंड होता है? लाइमन सीरीज। जब 2 पे गिरता है तो कौन सी होती है? बैल्मर। जब 3 पे गिरता है तो कौन सी होती है? पैस्टन एंड सो ऑन। तो ये इसकी वेवलेंथ निकालनी है। जब E2 से E1 पे गिरा तो वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे लैम्डा को, तो दिस विल बिकम लैम्डा इक्वल टू HC यहीं पड़ा रहेगा और E2 माइनस E1 नीचे आ जाएगा, E2 माइनस E1। E2 की एनर्जी निकाल सकते हैं हम, बोहर ने फार्मूला देखा है, उस फार्मूले से E2 की एनर्जी निकाली जा सकती है, E1 की एनर्जी निकाली जा सकती है। H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इन सब की वैल्यूज पता है तो वी कैन कैलकुलेट द, ये न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में कि सपोज इलेक्ट्रॉन ने जंप किया E2 से E1 में तो कितनी वेवलेंथ निकलेगी, ये इलेक्ट्रॉन ने जंप किया E5 से E2 में तो कौन सा बैंड होएगा और कौन सी वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ की रेडिएशंस निकलेंगी। इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो विद द हेल्प ऑफ बोहर फार्मूला वी कैन कैलकुलेट, बोहर के फार्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि कितनी वेवलेंथ निकलेगी जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करेगा? E2 से E1 में जंप करेगा। तो
सिमिलरली हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। लैम्डा कैन बी कैलकुलेटेड इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम E3 टू E1। अगर E3 से E1 में जंप करेगा तो कितनी वेवलेंथ निकलेगी। तो बोहर ने बहुत ही बढ़िया बात बताई है कि जब गर्म करते हैं हाइड्रोजन को तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट से वो नीचे आते हैं, जंप कर करके नीचे आते हैं। जब जंप करके नीचे आएगा तो एनर्जी लूज करेगा और वो एनर्जी किस वेवलेंथ की होगी, किस फ्रीक्वेंसी की होगी। तो बोहर ने उसको निकालने का फार्मूला भी बता दिया। ही इजिली एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को बड़े आसानी से, बड़े बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना। बाद में उससे ये पूछा गया कि बोला यार ये तो बहुत सारी लाइनें मिलती हैं इसमें, ऐसा क्यों है। एक एक बैंड, ईच बैंड कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ लाइंस। हर एक बैंड के अंदर कई कई लाइनें होती हैं, ऐसा क्यों है, इसको बताओ, इसका रीज़न बताओ। तो मैं आपको एक बार बना देता हूँ। ये देखो, ये कौन सी सीरीज़ है, लाइमन। 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 ये कौन सी सीरीज है, लाइमन। कहीं से भी गिरे, पांचवें से गिरे, चौथे से गिरे, तीसरे से गिरे, दूसरे से गिरे, कहाँ गिरे, 1 पे गिरे, लेवल नंबर 1 पे गिरे, तो कौन सी सीरीज कहलाएगी, लाइमन। कहीं से भी गिरे और अगर सेकंड पे गिरेगा तो कौन सी सीरीज कहलाएगी, बाल्मर। तो उससे पूछा गया, बोहर से पूछा गया कि हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बट इट्स स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लाइन्स। वाई? इट्स स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ लाइन्स। वाई? इसके स्पेक्ट्रा के पास कई सारी लाइनें क्यों होती हैं, ये एक्सप्लेन करो। तो बोहर ने कहा कि भी जो हाइड्रोजन की जो अपने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी ना, जिसमें हाइड्रोजन ली थी, इसके अंदर काफ़ी सारे मॉलिक्यूल थे। डिस्चार्ज ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एंड व्हेन वी हीट इट द इलेक्ट्रॉन, जब अपन इसको गर्म किया तो उनके इलेक्ट्रॉन सारे एक्साइटेड स्टेट में चले गए और वो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जब चले गए तो अलग अलग तरीके से नीचे गिरे। सारे एक ही मेथड से, थोड़ी कोई रूल थोड़ी अभी सारे इस तरह से गिरेंगे। वो हर हाइड्रोजन एटम में अलग अलग तरीके से नीचे गिरे। किसी में तो छठे में से, छठे से पाँचवें, छठे से सीधा पहले पे आ गया। किसी में छठे से पहले पाँचवें पे आया, फिर पाँचवें से पहले पे आया। किसी में छठे से चौथे पे आ गया, फिर पहले पे आया। तो उसने कहा कि अलग अलग पैटर्न में गिरे हैं, तो हर एक पैटर्न में वेवलेंथ कैसी निकलती है, अलग अलग निकलती है, इसलिए हमें कई सारी लाइनें मिली। ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। तो बोहर का मॉडल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है क्योंकि उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर दिया, इजीली एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और उसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को भी बड़े आसान ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। तो ये आप इतना कर लेना, बाकी हम इसको रिजेक्ट कल करेंगे क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल भी आज रिजेक्ट किया तो सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। थैंक यू।